डेटा एनालिसिस, जिसमें हम 5 नंबर जो स्टैटिस्टिकल फंक्शन है उसके बारे में बात करने वाले। तो ये जो स्टैटिस्टिकल फंक्शन होते हैं ये डेटा एनालिसिस के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। जो भी आपको डेटा सेट मिलती है उसमें कम से कम आपको ये कुछ फंक्शंस इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जिसमें स्टैंडर्ड डिवीजन आ गया है। स्टैंडर्ड डिवीजन में भी पॉपुलेशन का और सैंपल का अलग से होता है, जो आगे हम जाके समझेंगे कि पॉपुलेशन कैसे कहते हैं और सैंपल कैसे कहते हैं और उसमें स्टैंडर्ड डिवीजन को कैसे यूज किया जाता है। उसके बाद आ जाता है वार, और वार को भी आप पॉपुलेशन में और सैंपल में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद एवरेज डिवीजन आता है। एवरेज डिवीजन और स्टैंडर्ड डिवीजन में बहुत ही थोड़ा बहुत इसमें फर्क रखा हुआ है। उसके बाद हम अगर देखें तो काउंट इफ है और काउंट इफ्स है, इन दोनों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और सम इफ और सम इफ्स का यूज कैसे किया जाता है। तो हमने एक डेटा शीट बना के रखा है आपके लिए पहले से, ताकि हम जल्दी से इसको कवर कर सकें, जिसमें हमने स्टूडेंट लिए और उसके कुछ रिजल्ट लिए, जिसमें भवेश कुमार, कमलेश, विनेश, विकास और कुछ ये स्टूडेंट्स के नाम है। पहले मैंने क्या किया, सारी स्टूडेंट्स की जो 50-50 मार्क रख दिए, ताकि आपको इसमें डिफरेंस जो मैं इजिली समझा सकूं। मैन का फार्मूला आपने सबसे पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसको एवरेज हम कहते हैं, उसको हम यूज करके देख लेते हैं। एवरेज को लिखेंगे, यहाँ पे डबल टैप कर दें और उसके बाद इस सारी कॉलम को सेलेक्ट कर दें। टैप करेंगे तो आपके सामने 50 आ गया। मीन्स इसके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, एवरेज जो है इसका कितना बनता है 50 का, क्योंकि ये सारा एक ही वैल्यू उसके लिए इसका 50 आ गया। अगर मैं यहाँ थोड़ी बहुत चेंज कर दूं तो यहाँ 50 नहीं रहेगा, 50 से ज्यादा बन जाता है। मतलब आप मैन या एवरेज को समझ रहे हैं कि जब ये सारे नंबर्स 50 थे तो इसमें उसका भी मैन या एवरेज भी 50 बन रहा था, लेकिन थोड़ा बहुत एक जो स्टूडेंट है उसकी अगर हमने मार्क्स थोड़ी ज्यादा कर दी तो इसमें 50 से थोड़ा ज्यादा एवरेज बन गया या मेंस बन गया। तो इस तरीके से ये एवरेज या मेंस काम करता है, जो ओवरऑल उसका एवरेज बताता है, जिसमें क्या करता है, ये सारे नंबर होते हैं उसको प्लस करता है और उससे डिवाइड करता है सारे नंबर की काउंट वैल्यू, तो उसका जो एवरेज आ जाता है। ओके, फिर से मैं इसको 50 रहने देता हूँ ताकि इजी समझने में। अच्छा, उसके बाद आता है स्टैंडर्ड डिवीजन। स्टैंडर्ड डिवीजन का वही फार्मूला STDV लिखेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। इसको डबल टैप कर दें और इसमें भी आप सेम तरीके से इसको सेलेक्ट कर लें और इसको टैप कर दें तो आपके सामने 0 आ गया। अब 0 क्यों आया है? स्टैंडर्ड डिवीजन क्या करता है, दो चीजें आपको बताता है, कंसिस्टेंसी और स्पीड जो कितनी है। कंसिस्टेंसी मीन्स अभी जो 0 है तो आप समझो कि इसमें कंसिस्टेंसी ज्यादा है। मीन्स कि आपसे आपके ये जो स्टूडेंट रिजल्ट है इनकी आपस में जो परफॉर्मेंस अच्छी रही है उसकी कंसिस्टेंसी ज्यादा है और बहुत ही एक दूसरे से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं। इस दोनों में से या सारों में से कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं। ओके, तो स्टैंडर्ड डिवीजन हमें स्पीड बताता है या डाइप्रेशन जो होता है या उसके बीच वेरिएंस जो होता है वो बताता है कि ये जो स्टूडेंट्स जिसकी रिजल्ट आई है इसमें फर्क कितना है। ओके, अब फर्ज कर लें मैं एक स्टूडेंट की यहाँ रिजल्ट 60 कर लेता हूं तो आप डिफरेंस देखेंगे 3 पॉइंट। एक स्टूडेंट ने इससे ज्यादा मार्क्स ले ली तो इसमें स्टैंडर्ड डिवीजन ने बता दिया कि इसका जो मैन है या एवरेज है और इसकी स्टूडेंट्स की जो टोटल रिजल्ट है इनके बीच का जो वेरिएंस है या उसके बीच की जो स्प्रीड है वो कितनी है, 3.3 है। तो ये फर्क जो हमें डेटा को एनालाइज करने में, कोई भी प्रिडिक्शन करने में या किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने में या क्वेश्चन को सोल्व करने में फायदेमंद होता है। हम इस शीट से अगर ये रिजल्ट जो आपके सामने है ये किसी क्लाइंट ने या किसी कंपनी ने या किसी एकेडमी ने आपको दी है और बताया है क्या है, इससे आप एनालाइज करके बताओ कि इससे हमें क्या रिजल्ट मिलता है, इनसाइट क्या निकलती है। तो आप उसको स्टैंडर्ड डिवीजन अगर ये आता तो आप बता सकते हैं कि इसके बीच कंसिस्टेंसी थोड़ी बहुत लो है और स्पीड जो है थोड़ी ज्यादा है। तो आपको इनमें से कोई ना कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिस पे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप जब रिजल्ट को देखेंगे फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, एक डेटा एनालिसिस के लिए विजुलाइज जो चार्ट होते हैं वो चार्ट बनाने पड़ेंगे। चार्ट बनाएंगे तो आपको जो ट्रेंड लाइन है वो बता देगी कि कौन कौन से स्टूडेंट की मार्क्स कम है और कौन की ज्यादा है। तो उसके तरह इसी तरीके से आप जो अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा स्टूडेंट ज्यादा मार्क ले आ रहा है, कौन सा कम ले आ रहा है, और आप एनालाइज कर सकते हैं अपने स्टूडेंट को या अपने जो टीचर है या क्लाइंट है उसको बता सकते हैं कि इस स्टूडेंट पे आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, मुझे यकीन है कि आप समझ गए होंगे स्टूडेंट डिवीजन कैसे कहते हैं। हम फिर से इसको 50 रहने देते हैं ताकि और भी हम इजिली समझ सकें। उसके बाद हम आते हैं काउंट इफ पे। काउंट इफ क्या करता है, आपका जो वैल्यू है इसको काउंट करता है। अब काउंट और काउंट इफ में फर्क ये है कि काउंट इफ में आप थोड़ी बहुत कंडीशन लगा सकते हैं, क्योंकि पहले भी आपको मैंने वीडियो में बताया था कि इफ जो फार्मूला या फंक्शन है वो कंडीशन के लिए यूज होता है, जिसमें आप कोई भी पैरामीटर देते हैं उसके पीछे लॉजिक छोड़ते हैं। तो यहाँ भी काउंट इफ में भी आप लॉजिक छोड़ सकते हैं कि हमें ये काउंट तो करना है, ये वैल्यू हम काउंट का पहले फार्मूला लिख लेते हैं। काउंट इफ
आप देख सकते हैं नीचे ये काउंट इफ है, इसको लें। इसके बाद पहले हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं इस रॉ को। ओके, उसके बाद कामा दे के हम इस यहाँ पे क्राइटेरिया देंगे, यानी इफ वाली लॉजिक लगाएंगे या कंडीशन देंगे। कंडीशन क्या देना चाहते हैं, मैं इसमें देखना चाहता हूं कि 50 से ज्यादा वाली वैल्यू या 60 से ज्यादा वाली वैल्यू इस कॉलम में कितनी है या उससे ग्रेटर कितनी है। तो मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 लिखता हूं कि वैल्यू कौन सी है। कामा देना पड़ेगा इसमें, वरना ये फार्मूला काम नहीं करेगा। उसके लिए आप ये जो निशानी इसको यूज कर सकते हैं, यहाँ भी यूज कर सकते हो। टैप कर देंगे, आपके सामने 0 आ गया। 0 क्यों आया, क्योंकि आप अगर इस डेटा को देखेंगे तो इस डेटा में कोई भी 60 से ज्यादा वैल्यू नहीं है, सारी 50 है। अब अगर हम यहाँ 60 की जगह 50 लगा लें तो आपको ये 9 जो वैल्यू बता रहा है, ये जो कॉलम है इसमें 9 वैल्यू जो है उसने काउंट इफ करके बताया कि जो भी 50 से ज्यादा है या 50 के बराबर है या इक्वल है। ओके, तो इसी तरीके से काउंट इफ भी आप यूज कर सकते हैं। और काउंट इफ जो है इसमें डिफरेंस क्या है, पहले आप काउंट इफ का फार्मूला यूज कर लें। इसमें रेंज जो बतानी है और क्राइटेरिया बतानी है, लेकिन इसमें आप एक से ज्यादा कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए ये ओके। उसके बाद कंडीशन बतानी है, कंडीशन आप कौन सी इस पे अप्लाई करना चाहते हैं। फर्ज करें मैं देखना चाहता हूं कि ग्रेटर देन या इक्वल टू 50 वैल्यू कितनी है, और सॉरी कामा देना पड़ेगा यहाँ। और इसके साथ एक कंडीशन और हम जोड़ लेते हैं, कौन सी, कि 50 से ज्यादा वाली वैल्यू, लेकिन इस कॉलम में जो क्या कंडीशन होनी चाहिए, कमलेश नाम के जो ये स्टूडेंट्स है उनकी कितनी रिजल्ट मिलती है, और वो रिजल्ट 50 से ज्यादा या 50 के बराबर होनी चाहिए। तो ये दो कंडीशन आपने अप्लाई कर दी है। अब इसको टैप कर देंगे तो आपके सामने 1 आ गया है। अब अगर इस डेटा में देखेंगे तो कमलेश नाम का एक ही है। अब अगर हम विनेश की जगह कमलेश लिख दें और टैप कर दें तो यहाँ 2 बन जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ 2 आ गया है। तो इस तरीके से काउंट इफ और काउंट इफ का भी यूज होता है। वेरिएबल जो होते हैं या वेरिएंस जो होता है उसका यूज स्टैंडर्ड डिवीजन की तरह ही होता है, लेकिन स्टैंडर्ड डिवीजन स्क्वायर रूट में बना हुआ होता है, लेकिन ये सिर्फ मैन का स्क्वायर रूट करता है, उसके आगे उसकी वैल्यू जो है वो स्क्वायर रूट में नहीं मिलती। ओके, जैसे मैंने वेरिएंस आप सैंपल का ले सकते हैं। सैंपल मीन्स आप इसमें से कुछ ऐसे को ले लें और उसको टैप कर दें तो ये आपको वेरिएंस सैंपल का बता देगा कि आपकी जो बड़ी डेटा है इसमें से कुछ से की जो वेरिएंस है वो इतनी है। अगर आप पॉपुलेशन लेना चाहते हैं तो उसमें आप टोटल वैल्यू को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम टोटल वैल्यू को सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको टैप कर देते हैं, आपके सामने 0 आ गया है। ओके, सम इफ में जो आप कंडीशन लगा के सम कर सकते हैं किसी वैल्यू को। फर्ज करें मैं सम लिखता हूं, ये सम इफ आ गया, इसको सेलेक्ट कर लें, पहले इसको सेलेक्ट कर लें, कामा देके कंडीशन दे। कंडीशन क्या देना चाहते हैं कि ग्रेटर देन या इक्वल टू 50 की जो भी वैल्यू हुआ है। ओके, तो मैं पहले ये कामा लेता हूं और ग्रेटर देन इस वैल्यू में आप ग्रेटर देन और इक्वल टू की शान देके 50 लिख सकते हैं और इसको ब्रैकेट में बंद कर लें और टैप कर दें तो आपके सामने जो भी 50 से ऊपर या 50 वाली वैल्यू उसमें उसको इसमें काउंट कर दिया। ओके, अब हम क्या कर देते हैं, इस वैल्यू में से एक वैल्यू को 50 से कम करके देखते हैं कि सम इफ में कोई चेंजिंग आती है या नहीं। इसको टैप करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं ये 400 आ गया, यानी उसमें चेंजिंग आ गई है, यानी ये जो 40 है इस वैल्यू। उसके बाद जो सम इफ्स का फार्मूला था उसके लिए मैंने अलग से शीट बना के रखी है, जिसमें आपको मैं बताने वाला हूँ कि सम इफ्स का फार्मूला कैसे यूज किया जाता है। इसमें मैंने एक डेटा सेट बनाई जिसमें मंथ, प्रोडक्ट और सेल लिया। मंथ में जनवरी फरवरी जनवरी, और प्रोडक्ट में प्रोडक्ट ए और बी को मैंने सेलेक्ट किया और आगे सेल लिखी है। इसमें आप कंडीशन लगा के, लॉजिक लगा के किसी भी वैल्यू को सम इफ कर सकते हैं। उसके लिए हम सम इफ्स का फार्मूला यूज करेंगे। आप लिख के सम इफ्स को सेलेक्ट कर लें। उसमें पहले ये पूछ रहा है कि सम रेंज बताएं, मीन्स कि किस वैल्यू को आप सम करना चाहते हैं, तो हम इस वैल्यू को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये पूछ रहा है कि रेंज कौन सी, रेंज हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और रेंज पे क्या क्राइटेरिया हम डालना चाहते हैं। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं
और इसमें क्राइटेरिया क्या देते हैं, हम जनवरी का देते हैं। ओके, उसके बाद इसके साथ और भी आप लॉजिक लगा सकते हैं कि ये जो बी कॉलम है इसमें से प्रोडक्ट ए है जो इसकी भी वैल्यू मीन्स के अब दो कंडीशन को ये एक्सेप्ट करेगा। एक तो सम तो यही वैल्यू करेगा, लेकिन इसमें सिर्फ वही वैल्यू सम करेगा जिसमें जनवरी ए से रिलेटेड है, और उसके साथ साथ ये कंडीशन भी देखेगा कि प्रोडक्ट ए वाली जो वैल्यू उसको ये सम करेगा। टैप करेंगे तो ये 20 दे दिया, 220 बता दिया। इस तरीके से आप सम का यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इस फार्मूले का यूज करके हम कैसे डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे कि मेन या स्टैंडर्ड डिवीजन है, जिससे आप अपने जो भी क्लाइंट है या कंपनी है या अपनी कोई भी अकेडमी है उसको बता सकते हैं कि आपकी जो स्टूडेंट्स है उनका जो स्कोर आया है उसमें से मेन कितना है। मीन्स 50 आ रहा है, रिजल्ट भी 50 है, तो इसका मतलब है कि अच्छा जो आ रहा है मीन्स। और स्टैंडर्ड डिवीजन है जो 0 आ रहा है, इसका मतलब कि कंसिस्टेंसी ज्यादा है और उस पर आपको इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ओके, लेकिन अगर हम यहाँ 40 लिख लेते हैं, यहाँ भी 40 लिख लेते हैं। अब आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन जो 4.4 आ गया, तो आप उसको अकेडमी वालों को बता सकते हैं कि 4.4 स्टैंडर्ड डिवीजन, उसके लिए आपको आपके जो स्टूडेंट्स है उनमें कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिस पे आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप वो सर्च करेंगे कि कौन कौन से स्टूडेंट्स है। अगर वो उसको पता नहीं तो आप भी उसको एनालाइज करके बता सकते हैं, इससे इजिली आपको पता पड़ जाएगा। और उसको बता सकते हैं कि कौन से वो स्टूडेंट है जिसने कम मार्क लिए, उस पर ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। ओके, तो मैं फिर से इसको 50 बना देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूज ना हो और इजिली समझ सके। लेकिन डेटा में किसी भी टाइप की वैल्यू आ सकती है, मैंने सिर्फ 50-50 आपको समझाने के लिए लिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। उसके बाद काउंट इफ का वैल्यू मैंने यूज किया है, जिससे आप का अगर कोई बिग डेटा है, 1000 रो है या 2000 रो है या 10,000 रो है, उसकी जो डेटा सेट आपको क्लाइंट देता है और कहता है कि इस डेटा सेट में से कैटेगरी वाइज अगर डेटा है या किसी नाले की डेटा है, उसमें पूछता है कि ये जो 10,000 स्टूडेंट उनके रिजल्ट में से कमलेश नाम के कितने स्टूडेंट है, वो काउंट इफ करके बताओ। तो आप ये फार्मूला काउंट इफ का यूज कर सकते हैं और उससे आप पता लगा सकते हैं कि कैसे कितने स्टूडेंट इस डेटा में कमलेश नाम के हैं। ओके, इसी तरीके से अगर कमलेश से ज्यादा स्टूडेंट के बारे में पूछ रहा है तो आप काउंट इफ्स का यूज कर सकते हैं। और वेरिएंस जो है मैंने पहले भी बता दिया कि स्टैंडर्ड और मेन की तरह ही काम करता है, लेकिन इसमें स्क्वायर रूट में वैल्यू बताया गया है, इसमें नहीं बताया गया। अब वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन को और डीपली आपको समझना है कि ये मैथमेटिकली कैसे यूज किया जाता है, इसके पीछे लॉजिक क्या चलता है। तो उसके लिए मैंने एक्सेल फार्मूला सीरीज में पहले भी इसकी वीडियो बना दी, आप उसको देख सकते हैं, उसमें डिफरेंस इसका है जो वो समझ सकते हैं। ओके, उसके बाद सम इफ है और सम इफ्स का फार्मूला, जिससे भी आप किसी भी एक क्राइटेरिया पे या किसी भी एक चीज पे कैटेगरीज पे आप सम कर सकते हैं वैल्यू को। क्योंकि कभी कभी कंपनी ज्यादा जो कैटेगरी पे ज्यादा वैल्यू दे देती है, उसमें से उसको सारी वैल्यू की सम की जरूरत नहीं होती है, या आपको भी अगर डेटा एनालिसिस करके उसके किसी क्वेश्चन को हल करना है तो सारी डेटा की जरूरत नहीं पड़ती है। तो तब आप सम इफ और सम इफ्स का यूज करके जिस डेटा को आप एनालाइज करना चाहते हैं उसी डेटा को सम कर दें, और सम करने के बाद आप एनालाइज कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आई है। अगर किसी सेल और मार्केटिंग कंपनी की है या फाइनेंशियल कंपनी की डेटा है तो उसमें सेल्स और एक्सपेंसेस होंगे, और आप उसको सम इफ करके किस कैटेगरी में ज्यादा एक्सपेंसेस किया है, किस कैटेगरी में उसने ज्यादा सेल किया है या कम सेल किया है, तो उसका अंदाजा लगा सकते हैं और एनालाइज करके अपने जो क्लाइंट है उसको बता सकते हैं। तो ये फार्मूला इस तरीके से यूज की जाती है। ओके दोस्तों, अगली वीडियो में हम बात करेंगे ये जो 5 नंबर वाले हमारे थे स्टैटिस्टिकल फंक्शन थे, ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे 6 नंबर पे जो लुकअप और रेफरेंस फंक्शन, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा एनालिसिस के लिए। तो आगे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि लुकअप क्या है, लुकअप में जो कुछ ये फंक्शन आते हैं, इंडेक्स है, मैच है, इनडायरेक्ट और ऑफसेट है, ये भी कैसे काम करते हैं और इसका क्या बेनिफिट है एक्सेल में यूज करने का, और डेटा एनालिसिस के लिए ये कैसे महत्वपूर्ण है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो।